नमस्कार, मैं हूं तुम्हारा फ्री और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सोलो लेवलिंग के सारे सिस्टम, यानी हंटर का रैंकिंग सिस्टम जो है, कौन सा हंटर कितना ज्यादा पावरफुल है, डंजन गेट्स का जो रैंकिंग सिस्टम है, कौन सा डंजन कितना ज्यादा खतरनाक है, ये सब कुछ देखने वाले हैं। और साथ ही साथ एट दी एंड थोड़ा बहुत ये भी देखेंगे कि आखिर जो नॉर्मल इंसान थे वो हंटर्स में कैसे बदलने लगे, सुपर नेचुरल पावर्स कैसे आने लगी उन सब में, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। सो इफ यू इंटरेस्टेड कीप वाचिंग। तो अभी तक तो तुम्हें पता ही चल गया होगा कि सोलो लेवलिंग में हंटर्स की कुल मिला के 6 रैंक आती हैं, जिनमें से सबसे कमजोर हंटर्स जो होते हैं वो ई रैंक हंटर होते हैं, उससे ज्यादा पावरफुल डी रैंक हंटर होते हैं, उससे ज्यादा पावरफुल सी रैंक हंटर होते हैं, फिर बी, फिर ए एंड एट द एंड आते हैं एस रैंक हंटर्स, जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल माने जाते हैं एटलीस्ट एक नेशन में, क्योंकि एस से भी ज्यादा पावरफुल हंटर्स होते हैं और उन्हें नेशनल लेवल हंटर बोला जाता है। अब एक हंटर पैदा तो इंसान की तरह ही होता है, लेकिन उसकी लाइफ में कभी ना कभी एक पॉइंट ऑफ टाइम आता ही है जब वो एज अ हंटर अवेकन होता है। अब सारे लोग ऐसा हंटर अवेकन नहीं होते हैं, कुछ लोग इंसान ही रह जाते पूरी जिंदगी, लेकिन हाँ कुछ लोग गिफ्टेड होते हैं। एंड वन मोर पॉइंट इज दिस, एक बार हंटर को जो रैंक मिल गई, बहुत कम चांसेस रहते हैं उसकी रैंक बढ़ती है, बहुत कम चांसेस रहते हैं वो रीअवेकन होता है। और ज्यादातर रीअवेकन हंटर्स जो है ना वो ए या फिर एस कैटेगरी में जाके टपकते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं जो कि नेशनल लेवल हंटर्स बन जाते हैं रीअवेकनिंग के बाद। अब इन रैंक्स की यानी इन सारे रैंक वाले हंटर्स की पावर लेवल की बात करें तो सबसे कमजोर जैसे कि मैंने बताया ई रैंक हंटर होता है, और वो इतना ज्यादा कमजोर होता है कि एक नॉर्मल इंसान से थोड़ा बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। यानी अगर नॉर्मल इंसान मेहनत करे, बॉडी बनाए तो ई रैंक हंटर की बराबर भी पहुंच सकता है। एंड इसी के बाद ई के ऊपर जितनी रैंक बढ़ती आती है उतना ही पावरफुल हंटर माना जाता है। और जो एस रैंक हंटर्स है ना वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसकी जो पावर है वो मेजर ही नहीं करी जा सकती। जी हाँ, इन सारे हंटर्स की जो रैंक है वो एक तरीके की मशीन के थ्रू उनकी पावर मेजर करने के बाद दी जाती है, लेकिन एस रैंक हंटर्स जो हैं उनकी पावर मेजर ही नहीं करी जा सकती, इसलिए उन्हें एक स्पेशल कैटेगरी में डाला जाता है। और स्पेशल का एस ही तो एस रैंक हंटर का एस है। अब जैसा कि मैंने बताया उनकी पावर्स मेजर नहीं करी जा सकती, इसलिए दो एस रैंक हंटर के बीच में ये डिफाइन नहीं करा जा सकता कि ये वाला एस रैंक हंटर स्ट्रॉन्ग है या फिर ये वाला एस रैंक हंटर स्ट्रॉन्ग है, जब तक उन दोनों के बीच फाइट ना हो जाए। फाइट के थ्रू ही पता लगाया जा सकता है। और ऐसा ही कुछ केस नेशनल लेवल हंटर के साथ भी होता है, लेकिन हाँ नेशनल लेवल हंटर एक एस रैंक हंटर से इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि तुम डिफाइन कर सकते हो उन दोनों का ऑरा देख के। यानी एस रैंक हंटर और नेशनल लेवल हंटर को बगल बगल में खड़े कर दो तो उनका ऑरा देख के तुम्हें पता चल जाएगा कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ऐसा होते हुए हम सोलो लेवलिंग में देखते भी हैं, जब थॉमस आंड्रे जो कि नेशनल लेवल हंटर है वो एक एस रैंक हंटर को धमकी देता है, लिटरली सिर्फ अपनी ऑरा से अपनी पावर को शो करके ही उसकी फाड़ के रख देता है एस रैंक हंटर की। बट जैसा कि मैंने बताया ना, एस रैंक हंटर की जो पावर है उनको मेजर नहीं कराया सकता, तो भैया नेशनल लेवल तो उससे भी ऊपर आता है, उसकी पावर को तो कुछ भी मेजर नहीं कराया सकता कितना ज्यादा पावरफुल है। और इसका एग्जांपल हमें दिखता भी है जब संघ थॉमस आंड्रे के अगेंस्ट में जाता है, उससे फाइट करता है। अब कहने को तो दोनों नेशनल लेवल हंटर थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब उनकी फाइट हुई थी, लेकिन यार संघ कुत्तों की तरह पीटता थॉमस आंड्रे को, कोई कह ही नहीं सकता था देख कर कि ये दोनों ही नेशनल लेवल हंटर हैं, इतना ज्यादा पावर डिफरेंस था। अब यार हंटर्स के बाद अगर डंजन गेट्स की बात करें तो उनका भी रैंकिंग सिस्टम कुछ सिमिलर सा ही होता है, यानी ई, डी, सी, बी, ए एंड एस रैंक गेट्स भी होते हैं। अब इन सब की रैंक किस बेसिस पे होती है? उनके मैजिकल एनर्जी के बेसिस पे, यानी एक गेट कितनी मैजिकल एनर्जी इमिट कर रहा है उस बेसिस पे किसी भी गेट को रैंक दी जाती है। एंड अगेन ये रैंक चेंज हो सकती है डिफिकल्टी के बेसिस पे कि कितना ज्यादा डिफिकल्ट है एक गेट। और हाँ गेट से चेंज भी हो सकते हैं, यानी जो नॉर्मल गेट्स हैं वो रेड गेट में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। अब कोई भी अगर गेट रेड गेट में कन्वर्ट होता है उसके जो डिफिकल्टी लेवल है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, यानी एक सी रैंक गेट भी ए रैंक या फिर एस रैंक गेट तक बन सकता है। एस रैंक के तो बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन हाँ ए रैंक तक तो आसानी से पहुंच सकता है। अब इन गेट्स को क्लोज करने के लिए कितने हंटर्स लगते हैं ऐसा ऑफिशियली तो कहीं नहीं लग रहा है, लेकिन पूरी मानवा पढ़ने के बाद थोड़ा बहुत अंदाजा लग गया है मुझे, वही मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर ई रैंक गेट की बात करें तो इस गेट को क्लोज करना काफी ज्यादा आसान आता है, कोई भी हंटर्स का ग्रुप आसानी से क्लोज कर सकता है इसे। इनफैक्ट अकेला ए रैंक हंटर जाएगा ना बिना किसी ग्रुप के तो वो भी क्लोज कर सकता है, इतना आसान होता है इन गेट्स को क्लोज करना। इसके बाद आता है डी रैंक गेट, जिससे कि डिफिकल्टी बढ़ना थोड़ी शुरू होती है। अब इस गेट को कंप्लीट करने के लिए उसको क्लोज करने के लिए एटलीस्ट बी रैंक हंटर चाहिए होता है एक। अब एक बी रैंक हंटर नहीं भी है तो कम से कम 3 से 4 सी रैंक हंटर्स तो चाहिए ही होते हैं इस गेट को क्लोज करने के लिए, क्योंकि नॉर्मल मॉन्स्टर्स को तो कोई भी हरा लेगा, ई रैंक या फिर डी रैंक हंटर भी हरा लेगा, लेकिन जो बॉस है उसको हराने के लिए थोड़ा अपर रैंक का हंटर चाहिए होता है, यानी गेट की जो रैंक है उससे थोड़ी अपर रैंक वाला हंटर चाहिए। और यही चीज जो अदर रैंक वाले गेट्स हैं उनमें भी फॉलो होती है, यानी जो डी रैंक गेट है उसके लिए एटलीस्ट एक बी रैंक हंटर होना चाहिए या फिर 2
2-3 सी रैंक हंटर हो तो भी चल जाएगा। सेम चीज सी रैंक गेट के लिए होती है एंड बी रैंक गेट के लिए होती है, ए रैंक गेट के लिए होती है। बस इन ऊपर की गेट्स में ये चीज रहती है कि छोटे रैंक वाले जो हंटर्स हैं उनको अलाउड नहीं रहता उस गेट में जाना, क्योंकि अब खतरनाक रहता है ना इन गेट्स में जाना। छोटी रैंक वाले अगर हंटर्स जाएंगे तो वो नॉर्मल मॉन्स्टर से मर के ही आएंगे, मतलब सिर्फ उनकी बॉडी ही वापस आएगी, इतना खतरनाक रहती है जो। तो इसलिए इन अपर रैंक गेट्स वाले में जो रेट्स होती हैं उसमें ज्यादातर ए रैंक, बी रैंक या फिर सी रैंक हंटर ही देखने को मिलते हैं। लेकिन अगेन ऐसा सिर्फ ए रैंक गेट तक चलता है, क्योंकि भैया अगेन एस रैंक गेट स्पेशल होते हैं, क्योंकि उसमें लगता है एटलीस्ट एक नेशनल लेवल हंटर, और सारे जो अदर हंटर्स होते हैं वो एस रैंक हंटर ही होने चाहिए। बाकी हंटर्स को अलाउड नहीं होता भैया इस गेट के आसपास भी जाना, अपने आप को इस गेट में इन्वॉल्व करना, सबको इवैक्यूएट करने की बोल दी जाती है, क्योंकि अगर ये गेट किसी कंट्री में अपीयर होता है तो वो पूरी कंट्री खतरे में है, ये तक अनाउंस कर दिया जाता है। इतना खतरनाक होता है एस रैंक गेट। और किसी नॉर्मल हंटर के बस में ये गेट्स इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि इन गेट्स के पीछे जनरली मोनार्क्स इन्वॉल्व रहते हैं। अब मोनार्क्स कौन है वो तुम्हें आगे वीडियो में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल यूं समझ लो ये इंसान नहीं होते, काफी खतरनाक बीइंग्स होते हैं, और इन एस रैंक गेट्स को हैंडल करने का मतलब है इन बीइंग्स से भिड़ना। बट हाँ, एक ये भी बात है कि एक एस रैंक गेट इतनी आसानी से अपीयर नहीं होता, कई सालों के गैप के बाद अपीयर होते हैं। बट अगेन इट्स डिपेंड ऑन मोनार्क्स कि वो कितनी जल्दी आ रहे हैं कंट्री पे अटैक करने, ह्यूमंस पे अटैक करने। अब इन हंटर्स के बाद और इन सारे डंजन गेट्स के बाद आती है हायर एंटिटीज, जो कि इंसान तो नहीं है लेकिन हंटर भी नहीं है, क्योंकि इन सभी के काफी ऊपर आती है एंटिटीज, जिनमें आते हैं मोनार्क्स, रूलर्स, और एक आर्किटेक्ट भी था जो कि किस में आता है ये पता नहीं, तो मैंने इसका नाम ही लिख दिया। और तीसरा नहीं चौथा एब्सोल्यूट गॉड, जिसने यूं समझ लो इन सारी एंटिटीज को बनाया। अब हिस्ट्री मुझे पसंद तो नहीं है यार, लेकिन फिर भी सोलो लेवलिंग की अगर हिस्ट्री में जाए तो इस एब्सोल्यूट गॉड ने मोनार्क्स बनाए थे और रूलर्स बनाए थे, लाइट का यूज करके और डार्कनेस का यूज करके। अब मोनार्क्स का काम था डिस्ट्रक्शन फैलाना, रूलर्स का काम था उन्हें रोकना। लेकिन एक दिन रूलर्स काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं इस एब्सोल्यूट बीइंग से, एब्सोल्यूट गॉड से, कि ये कुछ करता क्यों नहीं, हम सबको इतना लड़ना पड़ रहा है मोनार्क से, लेकिन ये हमारा साथ नहीं दे रहा, जबकि हम अच्छाई के लिए लड़ रहे हैं। और शिकायत करने चाहते भी हैं भैया इस एब्सोल्यूट गॉड के पास, लेकिन ये गॉड कुछ बोलता नहीं है, चुप रहता है, जिस वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं सारे एंजल्स क्या बोलूं, रूलर्स जो भी बोल लो तुम्हें, और इस एब्सोल्यूट बीइंग का कत्ल कर देते हैं। अब इसके अगेंस्ट में एक एंजल था, फिर से यार एंजल बोल दिया, एंजल नहीं रूलर्स, एक एंजल अगेंस्ट, अबे साले, एक रूलर अगेंस्ट में था ऐसा करने के, यानी एब्सोल्यूट गॉड को मारने के, जिसका की नाम था एशबॉर्न, जो कि आगे चल के शैडो मोनार्क बनता है। और उसी शैडो मोनार्क का जो वारिस है एक तरीके का, वो है सन जिन वू, उसी को इसकी पावर मिली है। लेकिन अगेन हिस्ट्री पे वापस जाए तो रूलर्स की और मोनार्क्स की इसके बावजूद, यानी गॉड को मारने के बावजूद फाइट चलती है काफी टाइम तक, जिसमें की मोनार्क से रूलर्स जीत तो जाते हैं हर बार, लेकिन मोनार्क्स काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर चुके होते हैं, स्पेशली अर्थ की, जिस वजह से रूलर्स ने सोचा कि यार इतने कमजोर लोग हैं, इन पे थोड़ी मैजिकल एनर्जी बरसा देते हैं, जो कि मैजिकल एनर्जी रिलीज करती है, जैसे कि मैंने बताया वीडियो में। और इन्हीं मैजिकल एनर्जी के रिलीज होने से हंटर्स पैदा होते हैं, जो इंसान है वो हंटर्स में बदलने लगते हैं, जिससे कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं, जिससे कि ये डिस्ट्रक्शन जो होने वाली थी उससे बच सकते थे ये हंटर्स। अब तुम्हारे मन में ये सवाल आ रहा होगा, यार डिस्ट्रक्शन तो कुछ हुई नहीं, आखिरी बार संग ही तो लड़ा था सारे मोनार्क से। बट लेट मी टेल यू, रूलर्स के पास एक ऐसी पावर थी गॉड को मारने के बाद जो उन्हें मिली थी, जिससे कि वो टाइम को रिवाइंड कर सकते थे। इसलिए हर बार जब मोनार्क्स उन सबको मार देते, यानी इंसानों में डिस्ट्रक्शन फैला देते, रूलर्स जीत तो जाया करते थे, डिस्ट्रक्शन फैल जाती थी, तो हर बार टाइम को रिवाइंड कर दिया जाता था। इस बार संघ को पावर मिली तो उसने सबको मार गिराया, और इसी का यूज करके संघ फिर से टाइम को रिवाइंड करता है, एंड बिना किसी की जान जाए अकेला इन सारे मोनार्क्स को हराता है। इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है एवरीवन, एंड दैट्स हाउ इन सारे डंजन की, इन सारे हंटर्स की शुरुआत हुई थी। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर, गला सूख गया अब तो लाइक कर दो यार वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, और भागो।